Hello everyone. So previously we have started chapter 2 of unit 1 of Indian economic development and that is Indian economy between 1950 to 1990. तो हम प्रीवियसली ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था एंड इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी एंड प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए इंडिया ने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करी थी 1950 में विच वॉज देन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015 एंड हमने ये पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन का कुछ जनरल गोल्स होते थे एंड कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते थे। स्पेसिफिक गोल्स होते थे वो हर 5 साल के लिए अलग अलग होते थे एंड जनरल गोल्स सारे के सारे प्लान्स के लिए सेम रहते थे, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। एंड हमने ये पढ़ा था कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी तो उनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था बिटवीन 1951 टू 1956, तो उनका जो एंटायर जो फोकस था दैट वाज टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज इंडिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम लोगों को एब्सॉर्ब कर सकता है। करेक्ट। इस वजह से हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था दैट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो हमने ये भी पढ़ा था कि लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर कॉलोनियल रूल के बाद पूरा का पूरा स्टैग्नेट हो चुका था बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इन 40 ईयर्स में डेवलप करने वाले हैं। ओके, क्लियर? सो अब हम कुछ पहले फीचर्स पे ध्यान देंगे जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट फीचर इज दी लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। सेकंड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड पर जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी कि इंडिया के जो फार्मर्स थे वो मैक्सिमम फार्मर जो थे ना वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। रेनफॉल हुई तो अच्छा हार्वेस्ट होगा, रेनफॉल अगर नहीं हुई तो हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो पाएगी। फोर्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जो भी फार्मर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर पा रहे थे, मार्केट में सेल करने के प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे थे। फिफ्थ, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ही ऑब्सोलीट एंड बेकार ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जा रहा था। ओके। सिक्स्थ रीजन वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। हर वक्त कल्टिवेटर्स और ओनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता था। सेवन, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो फार्मर्स थे दे हैड स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, जिसके कारण इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ही कम था। तो ये कुछ 7 रीजन है जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को अब डेवलप करना है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजरली 2 पॉलिसीज अपनाई। कौन कौन सी पॉलिसीज? फर्स्ट इज द लैंड रिफॉर्म्स एंड सेकंड इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो यानी कि अब हम लैंड के लिए कुछ रिफॉर्म्स लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका लैंड है उसको उसका लैंड मिलना चाहिए। दैट इज बेसिकली नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स को अपनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर 2 पॉलिसीज अपनाई। फर्स्ट वॉज द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो भी मिडल मैन होते हैं, तो उनको हटाओ। और दूसरा, गवर्नमेंट ने अपनाया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफाइड लिमिट, एक लैंड की स्पेसिफाइड लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर देनी। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में ये 2 चीजें अपनाई गई थी टू मेक श्योर कि देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। और दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द यूज ऑफ H5 सीड्स, यानी कि हम यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज कर कर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी यानी कि फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी को मैनिफोल्ड करने वाले हैं। करेक्ट। सो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मेजरली रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या है? जिसका लैंड है उसको उसका लैंड मिलना चाहिए। करेक्ट। सो दिस एंटायरली सर्व्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। करेक्ट। ओके। अब इसके अंदर हमने लैंड रिफॉर्म में 2 मेजर्स अपनाए। फर्स्ट जो मेजर अपनाया दैट वाज द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मिडिल मैन। मिडिल मैन जो कि होते हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे मिडिल मैन को हटाकर फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सके। सो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द लैंड टू द टिलर। टिलर कौन होते हैं? टिलर्स आर द कल्टीवेटर्स।
यानी कि जो एक्चुअल पे लैंड पे काम करते हैं दोज आर नोन एज टिलर्स, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो कि एक्चुअल फार्मर्स है ना, जो एक्चुअल लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, उनको ही उनका लैंड मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों मिलना चाहिए? सो आइडिया क्या था इसके बिहाइंड? दिस वुड गिव इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव मिलेगा टू द एक्चुअल टेलर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स एंड टू इंक्रीज द आउटपुट। इंप्रूवमेंट और आउटपुट करने के लिए उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, करेक्ट। सो tenants do not have any incentive to make improvements on the land, since owner of the land is the one who get the benefit of the higher output। तो टेनेंट को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो वो क्यों मेहनत करे? सारा का सारा फायदा तो ओनर को ही मिल रहा है। तो वही अगर लैंड टेनेंट्स को मिलता है, टिलर को मिलता है, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब एक ना स्टोरी है आपकी सोवियत यूनियन के टाइम पर। सो बेसिकली तब क्या होता था, फार्मर्स क्या करते थे, वो ना एक पीस ऑफ बॉक्स में फ्रेश और रॉटन फूड्स को इकट्ठा ही मिक्स कर देते। एक तो रॉटन फूड्स कोई भी प्रेफर नहीं करता, उल्टा और रॉटन फूड्स है वो फ्रेश फ्रूट को भी खराब कर देते। तो वो पूरा का पूरा जो बॉक्स है फ्रूट्स का, वो तो पूरा का पूरा ही खराब है। स्टिल फार्मर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा कुछ अच्छा करने में, ना ही उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही उनको कोई लॉस बियर करना पड़ रहा है। इसलिए वो क्यों मेहनत करे कुछ भी चीज़ को ठीक से करने की? सो वहीं अगर सारा का सारा लैंड का ओनरशिप उनके पास होता, तो फिर वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते और ऐसी गलती वो कभी भी नहीं करते, करेक्ट। इस रीजन से एक्चुअल टिलर्स यानी कि एक्चुअल कल्टीवेटर्स को उनका लैंड मिलना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो जैसे ही गवर्नमेंट ने एबोलिशन करा इंटरमीडियरीज का, यानी कि जैसे ही गवर्नमेंट ने मिडिलमैन को हटाया, उसके बाद इट ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स, यानी कि कम से कम 200 करोड़ टेनेंट्स जो थे, दे केम इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। ऑल्सो ओनरशिप राइट्स गेव द tenants incentive to increase output, and this continued to growth in the agriculture, correct। but again इंडिया है तो हर चीज में कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हमें देखने को मिलेगा ही, है ना। सो दिस गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड। क्यों अच्छे से सर्व नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, ठीक है। पहला रीजन क्या है? इन सम एरियाज जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन large areas of land by making use of some loopholes in the legislation। Second, tenants were evicted, cultivator मतलब टिलर्स को ही हटा दिया, and जमींदार्स claim to be the self cultivators, और जमींदार खुद ही कल्टीवेशन करने लग गए। ओके, थर्ड, इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, poorest of the land laborers such as sharecroppers, landed laborers did not benefit from the land reforms। तो ये 3 रीजन है जो कि आपके अलग से पूछे जा सकते हैं कि एग्रीकल्चर की एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ओके। सो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स आपका अलग से 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है, ओके। नाउ सेकंड वी हैव लैंड सीलिंग, ओके। सेकंड जो हमने लैंड रिफॉर्म में मेजर लिया, दैट वाज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि हम ना एक इंडिविजुअल के लिए एक लैंड स्पेसिफाई कर देंगे कि इंडिविजुअल के पास इतना लैंड होना चाहिए, उससे बियॉन्ड लैंड एक इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड लिमिट होगी क्या, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट एक फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स के लिए ना एक लैंड की एक स्पेसिफाइड लिमिट अलॉट कर देता है। और वो स्पेसिफाइड लिमिट क्या होती है? एक फैमिली के पास 10 to 27 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड 35 to 54 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड से ज्यादा किसी भी फार्मर, किसी भी फैमिली के पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी फैमिली के पास इससे बियॉन्ड पीस ऑफ लैंड होता है, तो वो सारा का सारा जो लैंड है वो गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। और वो गवर्नमेंट वो उन लोगों को दे देगी जिनको उस लैंड की एक्चुअल में नीड है। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही मिल रहा है। तो दिस इज कंप्लीटली सर्विंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी, करेक्ट। सो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, all lands belonging to particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers, okay। अब इसका पर्पस क्या था? पर्पस was to reduce the concentration of ownership of lands in few hands, and this promoted equity in agriculture sector। क्लियर है? आई होप लैंड सीलिंग क्लियर है।
बट अगेन इंडिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होगी ही होगी, है ना। तो अगेन लैंड सीलिंग को भी कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, और वो हर्डल्स क्या थे? अब देखो सिंपल सी बात है, एक इंडिविजुअल के पास इससे बियॉन्ड लैंड नहीं हो सकता, है ना। इससे बियॉन्ड अगर होता है तो फिर वो सारा का सारा लैंड गवर्नमेंट ले लेगी। अब वही लोगों ने अपोज करा इस चीज को कि आप ऐसे कैसे हमारा हमारा लैंड हमसे छीन सकते हो। तो उस चीज के लिए उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब जैसे अगर आप कोर्ट में केस कर दो तो आपका पीस ऑफ लैंड कोई भी छेड़ नहीं सकता। अब इस चीज में क्या करा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने डिले करा, जिसका फायदा उन्होंने लिया एंड अपने उस एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड को अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पर कर लिया। तो लैंड उनका ही रहा। ठीक है, क्लियर। सो बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन in the courts, delaying its implementation. They use the delay to register the lands in the close relatives, thereby escaping from legislation. The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landholders to retain their land. I hope this is clear. But again, दो states है केरला and West Bengal, MCQ के लिए important है, जहां पर there was successful implementation of the land ceiling, correct? So because these states, the government committed to the policy of land to the tiller. So unfortunately other states ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया, but केरला एंड वेस्ट बंगाल को इसका पूरा पूरा फायदा मिला। ओके, आई होप लैंड सीलिंग क्लियर है सबको। अगेन लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका अलग से 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर, फाइन। सो अब हमने पहला रिफॉर्म हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लैंड रिफॉर्म। ओके, लैंड रिफॉर्म में हम दो चीजें पढ़ी, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो पॉलिसी हमने अपनाई, दैट वाज द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, दैट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने का रीजन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने का रीजन था, बैक इन 1943 देयर वर बंगाल फेमाइंस। बंगाल फेमाइन यानी कि इंडिया वॉज बंगाल वॉज हैज फेस दी वर्स्ट फूड क्राइसिस, यानी कि लोगों के पास मतलब खाने के लिए कुछ था ही नहीं। कम से कम इससे 40 लाख लोगों को अफेक्ट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1947 1947 1967 के बीच में सोचा कि अब हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अब इंडियन एग्रीकल्चर को हम सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, अब हमें ज़रूरत है कि मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न तरीकों को, प्रैक्टिसेस को अपनाएं, सो दैट हम एक गिवन पीस ऑफ लैंड पर ही प्रोडक्टिविटी को मैनिफोल्ड कर सकें। ठीक है, तो बंगाल फेमाइन के बाद ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का सोचा, करेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो अपनाया गया था वो थर्ड प्लान पे अपनाया गया था ड्यूरिंग 1960s। तो इधर हमने क्या करा था, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स को हमने रिप्लेस कर दिया था बाय modern technology and agricultural practices, and this focused on the use of the modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities। इससे क्या हुआ था? इससे wheat की प्रोडक्शन, pulses, cereals की प्रोडक्शन, राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लेकर आना है? बिकॉज 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो और ऑल्सो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इट इज़ वेरी लो। इस वजह से हमें इसको एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की जरूरत है। ऑल्सो लोग जो है फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, जिसकी वजह से बारिश अगर नहीं होती है तो प्रॉब्लम होगी। ऑल्सो वी वर यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सो इन सब रीजन की वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो there is a need of intensive and continuous efforts of many agricultural scientists, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर की जो स्टैग्नेशन है उसको ब्रेक कर सके। ओके, सो अब यहाँ पर हमें तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स large increase in the production of food grains due to the use of HYV seeds, especially for wheat and rice. Majorly wheat and rice के लिए हमने एडवांसमेंट करी थी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम HYV सीड्स यानी कि मिरेकल सीड्स, न्यू वंडर सीड्स को यूज कर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेजरली फॉर व्हीट एंड राइस। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमें अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, हु वॉज डॉक्टर नॉर्मन ई बुलडॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बुलडॉग ने क्या किया था?
he decided to introduce, he was the person behind green revolution. He was the person behind green revolution जिन्होंने कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को starvation से बचाया था because of the introduction of the green revolution. Therefore, he is known as the father of green revolution, and he was also awarded a Nobel Peace Prize in 1970. Okay, and India में green revolution को introduce करा गया था by M.S. Swaminathan. Therefore, he is known as the father of इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन. अगेन ये दोनों ही नाम एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, क्लियर. अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं. सो इट इज बेसिकली दी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, और इस हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में हमें क्या क्या चाहिए. हमें चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये 4 चीजें चाहिए हमें अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाकर हुआ क्या. एक तो इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एंड इससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन 28.8% ज्यादा हो पाई थी. करेक्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज करते हैं तो उससे हमें H5V सीड्स को अगर हम यूज करते हैं, सो H5V सीड्स ही होती है हमारी मेन रीजन बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ H5V सीड्स आर आल्सो नोन एज द मिरेकल सीड्स. अब मिरेकल सीड्स क्यों कहते हैं H5V सीड्स को, बिकॉज इससे क्रॉप यील्ड जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. व्हीट एंड राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी. यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर ही हम 10 गुना ज़्यादा व्हीट और राइस प्रोड्यूस कर पा रहे थे. करेक्ट. तो अब इनको क्या क्या चाहिए होता है. सबसे पहले तो इनको चाहिए सीड्स चाहिए, अच्छी अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटीज और वाटर सप्लाई चाहिए. हम ऊपर कर चुके हैं. एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स इनको हैवी डोजेस चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के. कम से कम 4 to 10 टाइम्स हमें फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए होते हैं. ठीक है, क्लियर. हमें अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज और रिलायबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे चाहिए. क्लियर. ओके, तो ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. नाउ जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तो वो 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया था. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 फेजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से फेजेस है. फर्स्ट फेज वाज बिटवीन मिड 1960s टू मिड 1970s, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एफ्लुएंट स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट जहां पर विच वर मेजरली व्हीट ग्रोइंग रीजन्स. कौन कौन सी. पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इसको आप TAP एक्रोनिम से याद करेंगे. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब. करेक्ट. और सेकंड फेज जो था दैट वाज मिड 1970 से मिड 1980s. करेक्ट. सो यहाँ पर वी वर यूजिंग दी H5V सीड, जिसके कारण और भी ज्यादा स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिल पाया. करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स और द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ ये वाला टॉपिक आपका अगेन अलग से 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, इंट्रोडक्शन से हमें और क्या क्या फायदे मिले. पहला फायदा क्या था. दैट वाज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि अब जो फार्मर्स है ना वो खुद के लिए तो प्रोडक्शन कर ही रहे थे पहले, अब वो खुद के लिए प्रोडक्शन करेंगे, एंड वो इतना प्रोडक्शन कर पा रहे, इतना प्रोड्यूस कर पा रहे कि वो मार्केट में भी सेल कर पाएंगे. ओके, so it marketable surplus basically refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement. Clear. So growth in agricultural output makes a difference to the economy only when large proportion of this increase in sold in the market. अब हमें इसका तभी फायदा मिलेगा जब हम इसको मार्केट में सेल कर पा रहे हैं. सो बेसिकली व्हीट और राइस को हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि हम उसको मार्केट में भी सेल कर पा रहे थे, जिसके कारण हमें बहुत फायदा मिला. ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको. सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन. बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोक्योर इतना ज़्यादा वो फूड ग्रेन अपने आप स्टोर कर पा रही है कि वो उस फूड ग्रेन को शॉर्टेज के टाइम पर, यानी कि फेमाइन के टाइम पर उस फूड को यूज़ करेगी. ठीक है, so green revolution enabled government to procure food, a sufficient amount of food grains to build a stock which could be used at the time of food shortages. Okay, now third क्या है. बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप्स, यानी कि लो इनकम ग्रुप्स को भी इसका फायदा मिला. कैसे मिला इसका फायदा. देखो, अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं
तो हर चीज़ अब थोड़ा मार्केट में थोड़ा कम कम रेट पर बिकेगी। तो इससे अब जो पुअर पीपल है वो अब उनको अपनी इनकम का लार्जर प्रपोर्शन स्पेंड इतना नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो एज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, their prices declined relative to other items of consumption. So the low income groups who spend larger percentage of Indian income on food benefited from this decline in the relative prices. Okay, correct? Okay. तो अभी हमने 3 अचीवमेंट्स करी है। कौन कौन सी? पहली, फर्स्ट अचीवमेंट वाज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, सेकंड बफर स्टॉक एंड थर्ड वाज बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम कर रहे हैं फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या क्या नुकसान भी झेलने पड़े। अगेन ये आपका अलग से 3 से 4 नंबर का आ सकता है। पहला क्या है? लिमिटेड टू रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप्स, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ स्टेट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि मेजरली वो व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। लाइक इसका जो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू wheat and rice growing states like पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश। तो सिर्फ यही स्टेट्स अमीर रिच हो पाए, बाकी स्टेट्स पुअर ही रही। ठीक है। सेकंड, हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें चाहिए होते हैं हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पॉइजनस पेस्टिसाइड्स। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है वो फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से देयर वर हार्मफुल इफेक्ट्स। थर्ड, पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चाहिए है फाइनेंस चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, और ये पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगेन इसका जो फायदा है वो रिच फार्मर को ही मिलता है। फोर्थ, रिक्वायर्स मोर वाटर, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अब जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा पानी कैसे आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, आई होप ये चारों पॉइंट सबको क्लियर है, दैट इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप, हार्मफुल इफेक्ट्स, पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड रिक्वायर्स मोर वाटर। ओके, क्लियर? सो अभी तक हमने इसके अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स करें, दोनों अलग से आपके आ सकते हैं। ओके, नाउ अगेन रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये भी आपका 3 से 4 नंबर का आ सकता है कि कौन कौन से रिस्क थे या फिर डीमेरिट थे ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो देयर वर 2 डीमेरिट्स। पहला, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। सबसे पहले जो भी इधर हम सीड्स H5V सीड्स है ना, इनको बहुत जल्दी पेस्ट अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर कोई फार्मर है, अगर उन्हें कुछ प्रोड्यूस करा तो ऑब्वियसली पेस्ट अटैक होने की वजह से उनका जो पूरा का पूरा प्रोड्यूस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटीज, बिकॉज ऑब्वियसली हमें चाहिए कॉस्टली इनपुट्स। अब कॉस्टली इनपुट्स तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अगेन इसका फायदा रिच को मिलेगा और पुअर पुअर पे होता जाएगा। करेक्ट? सो देयर विल बी एन इकोनॉमिक डिवाइड, इनकम इनइक्वालिटी आएगी ही इकोनॉमी में। ओके, सो ये दोनों आ सकते हैं आपके। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हमें अगर इतने ज़्यादा फियर फेस करने पड़ रहे थे, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे फियर्स हमारे हटा दिए। गवर्नमेंट ने ये फियर्स को फियर फील होने ही नहीं दिया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेप इन करा एंड गवर्नमेंट ने लोगों को यानी कि फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करे, सो दैट वो अपना प्रोड्यूस आराम से कर पाए। बिकॉज ऑब्वियसली मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना एंड एग्रीकल्चर के लिए सोचना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या मेजर्स लिए। सो गवर्नमेंट बेसिकली प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स so that they could have access to the needed inputs. Correct? So इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड सब्सिडीज। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द डिबेट ओवर सब्सिडीज की गवर्नमेंट ने क्या करा। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को फियर फेस ना करना पड़े अबाउट ऑल दैट थिंग। ठीक है, महंगा है या जो भी, फियर फेस ना करना पड़े और फार्मर्स अपना आराम से प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब सिंस पीपल आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, तो अब हम यहाँ पर स्टेप इन करेंगे एंड हम लोगों को यानी कि फार्मर्स को अब हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करी एग्रीकल्चर में। ठीक है, सो सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई थी टू गेट इनपुट्स एट लो प्राइजेस पर फार्मर्स को इनपुट प्रोवाइड करा। ठीक है, अब
जैसे अगर गवर्नमेंट ने बोला हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि कुछ इकोनॉमिस्ट तो सब्सिडी के फेवर में थे, वेरस कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो सब्सिडी के अगेंस्ट थे। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी और इकट्ठा भी आपका आ सकता है अबाउट डिबेट ओवर सब्सिडीज, यानी कि क्यों फार्मर्स अगेंस्ट थे और क्यों फार्मर्स फेवर में थे सब्सिडीज के। ठीक है, सो पहला रीजन क्या है सब्सिडी के फेवर में होने का, सिंस इंडिया में एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, इसीलिए फार्मर्स को सब्सिडीज मिलनी चाहिए। सेकंड, अगर कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अगर वही इनपुट्स कम दाम पे मिलेंगे तो फार्मर्स के लिए इजी हो जाएगा उन इनपुट्स को खरीदना। ओके, थर्ड, अगर हम सब्सिडी को एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर हम गोल ऑफ इक्विटी को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है कि हमें एग्रीकल्चर में सब्सिडी क्यों चाहिए थी। करेक्ट। सो नेक्स्ट, अब कुछ इकोनॉमिस्ट थे वो सब्सिडीज के अगेंस्ट थे, वो सब्सिडी के अगेंस्ट क्यों थे वो पढ़ लेते हैं। सो जो सब्सिडीज का फायदा है वो मेजरली फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज और प्रॉस्पेरस फार्मर्स को ही हो रहा था। तो बल्कि फायदा होना किसको चाहिए था, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलना चाहिए था इसका बेनिफिट। बट सब्सिडीज का जो मेजर बेनिफिट मिल रहा था वो किसको मिल रहा था, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स को, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सेकेंड, फिजिकल बर्डन, यानी कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है टू प्रोवाइड सब्सिडी, तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर एक बर्डन पड़ रहा है। क्लियर। तो ये दो रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर इकोनॉमिस्ट जो कि सब्सिडी के अगेंस्ट में बोल रहे थे। क्लियर है, सब्सिडीज इन फेवर एंड सब्सिडीज इन अगेंस्ट। क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पर सब्सिडी ऑल्दो एक इंसेंटिव दे रही है लोगों को टू इंक्रीज देयर आउटपुट, बट ऑल्सो अगर लोगों को इसका बेनिफिट, जैसे ही फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल जाता है सब्सिडी का, उसी वक्त सब्सिडीज को हमें फेज आउट करना चाहिए। क्लियर, जो कि यहाँ नीचे लिखा है कंक्लूजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओके, अच्छा, एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, although agriculture productivity could have grown with much less people। तो ऐसा क्यों होता है, इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर लोगों को इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए इतने ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ओके, नाउ हियर कम्स फ्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ने वाले हैं, एंड एक हर एक ऑब्जर्वेशन आपकी अलग से 3 to 4 नंबर की आ सकती है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज द प्राइस एज सिग्नल्स, यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है किसी भी कमोडिटी का तो वो एक वार्निंग सिग्नल कैसे होता है, अब हमें वो चीज यहाँ पर करनी है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई गुड स्कैर्स हो जाता है तो फिर उसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोगों के माइंड में ये आएगा कि अब हमें इस प्रोडक्ट को, अब ये प्रोडक्ट महंगा हो गया तो हमें इस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली यूज करना है। ठीक है, सो राइजिंग प्राइसेस एक सिग्नल की तरह काम करते हैं कि अब हमें इस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली यूज करना है, वो एक वार्निंग सिग्नल बन जाता है। ठीक है, सो व्हेन द गुड बिकम्स scarce its price tends to rise, and those who use the goods are required to make efficient decision about the its use based on its prices। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको, विद द आउटस्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि कोविड के टाइम पर कोविड के टाइम पर सैनिटाइजर्स, थर्मोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, मास्क, इन सब का प्राइस राइज हो गया था बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर दिस राइजिंग प्राइजेस एक्टेड एज अ वार्निंग सिग्नल, इसके बाद से लोग उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे थे। ऑल्सो अगर वाटर का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तो बिकॉज अगर जैसे वाटर अगर लोअर सप्लाई हो गया तो वाटर का प्राइस राइज हो गया, तो अगेन दिस एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द पीपल। तो वहाँ पर अब लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें इस प्रोडक्ट को, इस गुड को हमें बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है और उसको ज़्यादा ज़्यादा हमें सेव करके रखना है। ओके, थर्ड, अगर पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज होता है, यानी कि अगर पेट्रोल स्केर्स हो गया है ना, तो वहां पर पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि पेट्रोल स्केर्स है इसीलिए पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है। तो वहां पर अगेन दिस एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द पीपल, तो वहां पर लोग पेट्रोल को भी एफिशिएंटली यूज करेंगे। ओके, सेकेंड कम्स सब्सिडीज में ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि सब्सिडी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होती है। कैसे, अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो लोगों को वो फूड मिल पाएगा जो उनको चाहिए।
और दिस ऑल्सो इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स बिकॉज वो उनको एक स्टेडी इनकम दे रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंजेस और बैड हार्वेस्ट। ऑल्सो ये इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स को हेल्प कर रहा है और लोगों को हेल्प कर रहा है जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड वी हैव सब्सिडीज में लीड टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ना तो उससे रिसोर्सेज का रिसोर्सेज वेस्ट उससे कैसे हो सकते हैं। अगेन ये देखो आपका 3 to 4 मार्क का आ सकता है दैट हाउ डज इट लीड टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्री में या फिर सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करते हैं तो हर कोई एसी पंखा ऑन रखेगा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, है ना। तो वही अगर गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड, सब्सिडी या फिर फ्री में प्रोवाइड करती है तो उससे भी क्या होगा, वो लोग उसका फिर वेस्टफुली यूज करेंगे, है ना। ऑल्सो अगर वाटर सप्लाई करा जा रहा है किसी पीस ऑफ लैंड पर फॉर फ्री तो वहां पर फार्मर्स भी उसको वेस्ट तो करेंगे। ऑल्सो अगर वाटर ऑलरेडी शॉर्ट है तो भी फार्मर उसको वेस्ट करेंगे जस्ट बिकॉज वो फार्मर्स को फ्री में मिल रहा है। ओके, ऑल्सो अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को अगर हम सब्सिडाइज रेट में देते हैं फार्मर्स को, अगेन उनको सस्ता अगर वो चीज़ मिलेगा तो वहाँ पर भी वो उन रिसोर्सेज को ठीक से एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 3 रीजन है आपको ध्यान रखने हैं कि हमारा सब्सिडी से वेस्टफुल यूज़ कैसे होता है रिसोर्सेज का। ओके, ठीक है, मेजरली आपको वो 3 याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट कम क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिटवीन 1950 टू 1990 को हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम पूरी की तरह से केयरफुल जजमेंट देंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के स्ट्रेंथ क्या थे, वीकनेसेस क्या थे बिटवीन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन 1950 टू 1990। ठीक है, ऑल्दो हमने पढ़ा था इंडिया वॉज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, बट हमने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स अपनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, enhancing the agriculture production and productivity. And between 1990 to 1950 to 1990, there was substantial increase in the agricultural productivity, जो कि बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द पर आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी मिली थी और लैंड रिफॉर्म से जितने भी इंटरमीडिएट्स थे वो एबॉलिश हो गए थे। ओके, the proportion of GDP between 1950 to 1990 contributed by agriculture sector decline, यानी कि जीडीपी में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था बट पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई थी। जीडीपी हमारी कितनी 67.5% से 64.5% हो गई थी, बट पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वो कम नहीं हुई थी बिल्कुल भी। ओके, 65% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ओके, सो ये हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख ली बिटवीन 1950 टू 1990। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।